जब तक कोई राष्ट्र आर्थिक रूप से सक्षम ना हो वो विश्व गुरु नहीं बन सकता। आज अमेरिका आर्थिक रूप से सक्षम है और मिशन नहीं चला रहा है। मुस्लिम देश जो देश हैं जब वो सक्षम आर्थिक रूप से हुए तो वो इस्लाम पे काम कर रहे हैं। हमारा भारत जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तो हम विश्व में किस प्रकार अपना डंका बजाएंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। बैठिए। स्वतंत्र भारत में आर्थिक विपन्नता क्यों है? राजनीतिक दलों की दिशाहीनता के कारण, सत्ता लोलुपता और दूरदर्शिता के कारण। परतंत्र भारत में भी आर्थिक दृष्टि से भारत का उत्कर्ष था। यद्यपि जिन तंत्रों ने भारत पर शासन किया उन्होंने भारत को लूटने का पूरा प्रयास किया। कोहिनूर हीरा भी लूट कर वे ले गए। कोहिनूर हीरा से जगन्नाथ महाप्रभु का अलंकार है। रणजीत सिंह जी ने वसीयत के रूप में लिखा था, श्री जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर में जो जगन्नाथ जी प्रतिष्ठित हैं उन्हीं को यह कोहिनूर हीरा हम समर्पित करते हैं। लेकिन वो भी विदेशी लूट के ले गए। अभी राजनीतिक दल जो देश की आर्थिक व्यवस्था को दिशाहीन करने में संलग्न है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जनता किस भावना से भावित होकर सांसद किसी को चुनती है, लेकिन वहाँ जाकर क्या करते हैं वे? भारत की संपत्ति का शोषण है या नहीं? हू हल्ला। पहले लोग कहते थे पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अब इसका अर्थ हो गया कि गाली गलौज हाथापाई। इसी प्रकार से विधायकों को इधर से उधर खिसकाना, इसमें भी संपत्ति का अपहरण होता है या नहीं? साथ ही साथ भारत में कोई ऐसा विश्वस्त बैंक धनाढ़ व्यक्तियों के लिए नहीं है जहां वे अपनी संपत्ति जमा कर सकें। इसका अर्थ ये है कि स्वतंत्र भारत में भी छलबल डंके की चोट से आर्थिक स्रोत को दिशाहीन करने का प्रकल्प चल रहा है। दूसरी ओर अर्थ की परिभाषा भी आधुनिक जगत को पता नहीं है। मैं संकेत करना चाहता हूँ। श्री सूक्तम के अनुसार पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है। अंग्रेजी वाले तो पृथ्वी को अर्थ कहते ही हैं। साथ ही साथ परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है, हमारे यहाँ उसको अर्थ की संज्ञा दी गई है। परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात अथवा परंपरा से जिसका उपयोग हो उसका नाम अर्थ है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में द्यूत, जुआ, लॉटरी, सट्टा, मद्य, नशीली वस्तु, इन सब 15 वस्तुओं के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब अर्थ का नाम अर्थ होता है, अन्यथा अनर्थ होता है। भारत का कच्चा माल 100 रुपये केजी अगर बाहर जाता है तो 1 लाख रुपये केजी भारत उसको खरीदता है। दलाली में हमारी अर्थव्यवस्था संतुलित नहीं हो पा रही है। चीन के लिए, अमेरिका के लिए भी भारत एक मजबूत अर्थ का स्रोत है। ओबामा का नाम मैंने लिया था कहीं, जब वो भारत की यात्रा करने वाले थे तब उन्होंने कहा था कि विश्व मंच पर भारत जैसा मार्केट हमको नहीं मिल सकेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारत आते हैं अर्थ का स्रोत ढूंढने के लिए। इसका मतलब यदि आर्थिक दृष्टि से भारत कुछ पिछड़ा हुआ है, राजनेताओं का मनोबल ठीक हो, तो भारत को 5 वर्षों में ही समृद्ध बनाया जा सकता है। बुरा न माने। विश्व बैंक ने मुझसे 5 मई 1999 को एक प्रश्न किया था। विश्व बैंक के माननीय अध्यक्ष ने
चर्च की एक चेयरमैन महिला को मेरे पास भेजा था, विदेशी मूल की थी, बहुत बुद्धिमती। 2 घंटे तक उससे संभाषण हुआ। सोमनाथ दीक्षित जी नोएडा से बुलाए गए थे, वो दुभाषिया थे। विश्व बैंक का प्रश्न यह था कि तीसरा संभावित विश्व युद्ध अर्थ को लेकर ही सुनिश्चित है। ऐसी स्थिति में संभावित विश्व युद्ध से विश्व को बचाने की भावना से सनातन वैदिक आर्य ग्रंथों में क्या विधा है? आर्थिक विपन्नता और अनावश्यक विषमता को दूर करने की आखिर विधा क्या सनातन शास्त्रों में है? मैं एक संकेत करना समझता हूँ उचित। लगभग 27 वर्ष पूर्व विश्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि संभावित विश्व युद्ध तीसरा आर्थिक विपन्नता और अनावश्यक विषमता के कारण ही होना है। साथ ही साथ आपको सुनकर आश्चर्य होगा, विश्व में कोई भी राजनीतिक तंत्र, दल, खेमा ऐसा नहीं है जिसके पास संभावित विश्व युद्ध को रोकने की कोई विधा हो। ऐसी स्थिति में अपनी भावना के अनुसार उसने विश्व में धार्मिक जगत को 13-14 भागों में विभक्त किया था और भारत में उन्होंने अपनी ओर से मेरा नामांकन किया कि वे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। 27 वर्ष पहले विश्व बैंक का ध्यान जिधर गया, भारत के केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र का ध्यान अभी भी उधर नहीं जा रहा है। इसलिए मैं एक संकेत करता हूँ, नमूना देता हूँ। 5 वर्ष में भारत का गाँव भी स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन ये पलायन की क्या विधा है? वनवासी वन को छोड़कर स्मार्ट सिटी के नाम पर किधर भाग रहे हैं? शहर की ओर। गांव वाले भी गांव में रहना पसंद नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? पलायन की शिक्षा दी जा रही है, तो आर्थिक विपन्नता होगी या नहीं? साथ ही साथ एक प्रांत के जब 3 प्रांत बना दिए जाएंगे और एक जिले के 3 जिले बना दिए जाएंगे तो भूमि पर चोट पड़ेगी या नहीं? कलेक्टर चाहिए, कमिश्नर चाहिए, एसपी चाहिए, डीजी चाहिए, आईजी चाहिए, सबके लिए भवन चाहिए या नहीं? इसका मतलब क्या है? भूमि तो सीमित है भारत में, वो मार किस पे पड़ेगी? ये विकास है या विनाश? एक प्रांत के 3 प्रांत बना देना, एक जिला के 3 जिला बना देना, ऊपर से लगता विकास है, आर्थिक दृष्टि से विपन्नता का यह स्रोत है या नहीं? तो अर्थ क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, मालूम है कि घर में आमदनी कम है, आमद कम खर्चा ज़्यादा, ये लक्षण बिक जाने के हैं। ताकत कम गुस्सा ज़्यादा, यह लक्षण पिट जाने के हैं। वो व्यक्ति अपनी आय की सीमा में हाथ पांव चलाता है। भारत की आर्थिक व्यवस्था का आकलन ठीक से करके राजनीतिक दलों का काम होता है, धनाढ्य व्यक्तियों का काम होता है। ऐश आराम में राष्ट्र की संपत्ति का दुरुपयोग न करें। मैं एक संकेत करता हूँ, 3 प्रकार: विशेषज्ञों से परामर्श 1, परिश्रम 2, परस्पर के सहयोग से प्राप्त सामग्री 3 प्रकार का मैंने नाम दिया। किसी भी क्षेत्र में जाइए, वहाँ की जो समस्या है उसकी सूची बना दीजिए। समस्या क्या होगी? समस्या का वर्गीकरण मैं करता हूँ। अन्न संबंधी समस्या हो सकती है, भोजन। वस्त्र संबंधी समस्या हो सकती है, आवास संबंधी समस्या हो सकती है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह। समस्या के तो यही भेद हो सकते हैं ना। जिस क्षेत्र में जो समस्या है उसकी सूची बनाइए, विशेषज्ञों से परामर्श लीजिए और परस्पर के सहयोग से प्राप्त सामग्री का उपयोग उसी क्षेत्र को स्वावलंबी, सुशिक्षित, सुसंस्कृत बनाने में कीजिए। 1 घंटा नित्य एक परिवार से व्यक्ति निकाले और औसतन एवरेज हर परिवार से 1 रुपया रोज निकले। उस समय का, उस संपत्ति का उपयोग और विनियोग उसी क्षेत्र को स्वावलंबी, सुबुद्ध बनाने में किया जाए। समझ गए ना? परामर्श
परिश्रम, परस्पर के सहयोग से प्राप्त सामग्री सरकार पर निर्भर रहेंगे तो सरकार तो धोखा देगी। कल्पना कीजिए एक ऐसी पार्टी का निर्माण हो जिसका संस्थापक कहे, भाइयों बहनों, इस सेवक को सेवा का अवसर दीजिए। जब राजनेता यह कहते हैं तो यहाँ भी राजनेता हैं, अच्छे अच्छे भी राजनेता हैं, आप भी हैं, लेकिन प्रायः जब राजनेता वोट के लिए जाते हैं, सेवा का स्वर्णिम अवसर प्रदान कीजिए। आप लोगों को छोड़कर मनोगत भाव क्या होता है, शोषण का शाश्वत अधिकार प्रदान कीजिए। मुंह बंद करके मारू फिर भी चू मत कीजिए ही ना। सरकार फिर कोई नई पार्टी बन जाए, देवियों आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, आपको भोजन बनाना पड़ता है, हमको जरा जिताइए, हमारी पार्टी को शासन तंत्र की ओर से भोजन बनाने की व्यवस्था रहेगी, झाड़ू पोछा भी नहीं, आप आयुष आराम पूर्वक जीवन व्यतीत कीजिए। माताओं का वोट तो उसे प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन बाद में 2-4 दिन के बाद परिश्रम में आस्था कीजिए, हाथ पांव चलाना सीखे ही खा जाएगा। राजनीतिक दलों के द्वारा जितना आश्वासन दिया जाता है, राजनीतिक दल आश्वासन कम दें और उस मार्ग को प्रशस्त करें कि प्रत्येक क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी हो सके। 5 वर्ष में जो कुछ लूट ली गई संपत्ति लूट ली गई, जो कुछ हमारे पास थाती है, उसको देखते हुए 3 प्रकार का अगर आलम्बन लिया जाए, पूरे भारत को 5 वर्ष में स्वावलंबी बनाया जा सकता है। आप कह सकते हैं बाबा हैं, एक हमारे तिरुपति भांति ब्राह्मण शिष्य हैं, उड़ीसा की घटना है। 108 गांव का उन्होंने संकल्प लिया वनवासियों के बीच में, घोर जंगल रायगढ़ क्षेत्र में, उसमें लगभग 90-92 गांव को वे स्वावलंबी बना चुके हैं। क्रिश्चियनों की जो सेवा समिति थी, सेवा के नाम पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने वाली, वो भग गई अपने आप। 1 रुपया 1 घंटा। कल्पना कीजिए कि 9 परिवार नित्य 1 रुपया भी नहीं निकाल सकता, एक 10वां व्यक्ति 9 परिवार के बदले 9 रुपया अपने ओर से 1 रुपया 10 रुपया निकाले। औसतन अगर एक परिवार से 1 रुपया 1 घंटा नित्य निकले, उस रुपये का, उस समय का उपयोग उसी क्षेत्र को सूझबूझ पूर्वक स्वावलंबी बनाने में किया जाए तो हो सकता है। दूसरी बात, आपने अमेरिका का नाम लिया। अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और उधर अरब राष्ट्र के डीजल पेट्रोल पर उसका ध्यान है, समझ गए। अमेरिका की आर्थिक स्थिति जैसी आप मजबूत समझते हैं वैसी नहीं है, दूर के ढोल सुहावने, और उसकी दृष्टि हमेशा रहती है पेट्रोल डीजल पर कि कैसे वो हथियार है। इसलिए भारत को बहुत, जो कुछ संपत्ति भारत के पास है, अर्थ का स्रोत भारत के पास है, उसकी सीमा में ही भारत को समृद्ध बनाया जा सकता है। दलाल से बचिए। क्या होता है, दलाल पे दलाल पे दलाल पे दलाल, उसमें सारा शोषण हो जाता है। इसलिए अनावश्यक दलाली से बचाइए, कच्चे माल का सदुपयोग कीजिए। एक भी यंत्र भारत में ऐसा नहीं बनता जिसकी सामग्री भारत में बने। उधर से वो मिला करके क्या करते, यंत्र बना देते हैं। हमारी मेधा शक्ति का उपयोग भारत के उत्कर्ष में होता ही नहीं है, हमारी रक्षा शक्ति का उपयोग भारत की सुरक्षा में होता ही नहीं है, हमारी वाणिज्य शक्ति का उपयोग भारत के हित में होता ही नहीं है, हमारी श्रम शक्ति का उपयोग भारत के हित में होता ही नहीं है। कोई भूखे मरता है तो खा करके मरता है, ये खाने की जितनी सामग्री है सब कैंसर की चीज़ है। प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान इधर गया। भोजन में विषाक्त वस्तुएं हैं, विदेशी बीज लेते हैं, तीसरी पीढ़ी में, तीसरी श्रेणी में उस बीज से अंकुर नहीं निकलते, फिर विदेशी बीज बनाइए। ये दलालों के कारण, समझ गए। भारत के देखिए उड़ीसा में कोयले के खान में हीरे बिखरे हुए मिल जाते हैं, जबकि उड़ीसा को गरीब प्रांत कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के हीरे कहाँ जाते हैं, विदेशी बैंक में जमा होते हैं नेताओं की ओर से। मैं किसी व्यक्ति पर कटाक्ष नहीं करता, लेकिन भारत का राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है इतना दिशाहीन है कि भारत के स्वावलंबन का कोई प्रकल्प ही नहीं है।
दूसरी बात है कि नीति और अध्यात्म समन्वित शिक्षा पद्धति नहीं है, घर का वातावरण भी बिल्कुल दूषित है। ऐसी स्थिति में भव्य भारत की संरचना के लिए एक ठोस अभियान की आवश्यकता है। लेकिन इन राजनेताओं को परहेज हम लोगों से है। इनको चाहिए संत वेश में वो व्यक्ति जो भाजपाई हो, कांग्रेसी हो, सपाई हो, बसपाई हो, समझ गए ना। संत भी ये बनाने लग गए। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी राजनीतिक दलों ने पूरा हस्तक्षेप कर लिया, मठ मंदिर पर भी अधिकार जमा लिया। इसका मतलब यह है कि परंपरा प्राप्त जो व्यासपीठ है, गुरुगद्दी है, वह विलुप्त हो जाए। ये षड्यंत्र भारत में है। जो षड्यंत्र अंग्रेज अपने शासन काल में क्रियान्वित नहीं कर सके, उस षड्यंत्र को स्वतंत्र भारत के नेता लोग कर रहे हैं। इसलिए हमने संकेत किया। अभी मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, धार्मिक जगत के भी मार्गदर्शक और नेता अपने को मानते हैं या नहीं? तो स्थिति तो यह है कि कुएं में भांग पड़ी है। तो मैंने बताया अर्थशास्त्र की दृष्टि से। दूसरा कोई प्रश्न कीजिए।